लिखवाए मुझे इमरान पे करना जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारी बजटिंग पे डिस्कशन चल रही थी। हम फोरकास्टिंग पे डिस्कशन कंप्लीट करके बजटिंग की इलस्ट्रेशंस देख रहे थे, और उसमें कल हम जो आखिरी इलस्ट्रेशन कर रहे थे दैट वाज इलस्ट्रेशन 7, जिसमें मास्टर बजट बनाना था। उस पर हमने डिस्कशन स्टार्ट ही की थी। हमने उसमें सिर्फ कैश बजट पे बात शुरू की थी। कैश बजट की जो आपके पास कुछ असूल थे, प्रिंसिपल थे, मैंने वो आपसे डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने कैश रिसीट्स हमने उनका बजट बना लिया था। तो कोई सवाल कल के लेक्चर से कुछ आप पूछना चाहते हो, कल के लेक्चर से कुछ समझ ना आया हो? अच्छा जी, फिर हम अपनी डिस्कशन को कैरी करते हैं। ये है जी इलस्ट्रेशन नंबर 7 जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें कैश बजट में जो कैश रसीट्स हैं उनको हम प्लॉट कर चुके थे। रसीट्स में लेट मी शेयर विद यू द वर्किंग जो हमने बनाई थी। ये है जी हमारी रसीट्स की वर्किंग। हमने रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स देख ली थी, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट सेल्स कैसे ली जाती हैं इस पे बात होगी थी, और शेयर इशू से जो रिसीट्स हैं इस पे बात होगी थी। अब हमें कैश पेमेंट्स पे अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। कैश पेमेंट्स में जो हमने आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं, परचेजेस हैं, वेजेस हैं, ओवरहेड हैं। लेट्स स्टार्ट विद द परचेजेस फर्स्ट। हमें यहाँ पे परचेजेस मंथली डाटा हमें गिवन है, और हमें परचेजेस की जो कॉस्ट है वो पता लग गई। अब हमें इसकी पेमेंट टर्म चाहिए। परचेजेस तो सारी कैश कॉस्ट ही होती हैं, अब हमें इसकी पेमेंट टर्म चाहिए। तो पेमेंट टर्म ये जनाब अवेलेबल है। परचेजेस आर टू बी पेड फॉर 2 months आफ्टर द परचेज। परचेजेस की पेमेंट परचेजेस के 2 महीने बाद की जाती है। इसका मतलब जो जुलाई की परचेज है इसकी पेमेंट सितंबर में होनी है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी पता लग रहा है कि मई की परचेज की पेमेंट जुलाई में होगी, ये अगस्त में होगी, एंड सो ऑन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर की परचेज की पेमेंट हमारी आखिरी होगी जो हमारे कैश बजट पीरियड में फॉल कर रही है, जो कि यकीनन दिसंबर में आ रही है। नवंबर और दिसंबर की जो परचेजेस हैं इसकी पेमेंट्स हमारे कैश बजट पीरियड में नहीं आ रही। तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये हैं जी हमारी मंथ वाइज परचेजेस जुलाई से दिसंबर तक की। तो इनको हम बजट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। परचेजेस जो जुलाई में पेमेंट आनी है वो 12,000, अगस्त में 13,000, सितंबर में 14,000, अक्टूबर में 18,000, नवंबर में 16,000,
और दिसंबर में 14,000। ये जी परचेजेस की पेमेंट हमने डील कर ली। हमने परचेजेस की कॉस्ट देखी और उनकी पेमेंट हम देखी तो कैश बजट बन गया। इसके बाद बारी है जी वेजेस एंड सैलरीज की। तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। इस दूसरी हमें इसकी पेमेंट टर्म चाहिए तो वो नोट नंबर 4 में देख लीजिए। वो क्या कहता है जी, 75% पेड इन द मंथ इनकर्ड एंड 25% फॉलोइंग मंथ। मतलब हर महीने की जो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल मई की कॉस्ट है तो 75% मई में पे होगी और 25% फॉलोइंग मंथ मतलब जून में पे होगी। ये हमारा पैटर्न है पेमेंट का। इसका मतलब हर महीने जो हम कॉस्ट पे कर रहे हैं 25% पिछले महीने की पे करते हैं और 75% उस महीने की पे करते हैं। तो इसके हिसाब से हम वेजेस के लिए एक वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग 2। वर्किंग 1 मैंने ये कॉपी मैंने यहाँ पे शेड्यूल एक्सटेंड कर लिया था। वर्किंग 1 हमारे कल के व्हाइट बोर्ड में ही आ रहा है। तो ये मैंने जो आंसर का फॉर्मेट है ये मैंने एक्सटेंड किया हुआ, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वर्किंग 2 पे जाएंगे जी हम। 6 महीने का बजट है तो 6 महीने की कॉस्ट जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वेजेस की पेमेंट होगी हमारे लिए 25% कॉस्ट ऑफ प्रीवियस मंथ, वो हमने पे करनी है, एंड 75% कॉस्ट ऑफ करंट मंथ, ये हमने पे करनी है। ये हमारी टोटल पेमेंट अगेंस्ट वेजेस आ जाएगी। तो जुलाई में हमें 25% ऑफ जून पे करना है, ठीक है जी। तो हम पहले प्रीवियस मंथ की 25% के हिसाब से वर्किंग बनाते हैं। तो जून का 25, इसकी कैलकुलेशन हमें लगता है वर्किंग में दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया तो आगे हम कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर करके शो कर देंगे। तो जून की सैलरी है 8,000, इसका 25% 2,000। जुलाई की कॉस्ट है 8,000, इसका 25% 2,000। अगस्त की कॉस्ट है 10,000, इसका 25% जो सितंबर में जाएगा 2,500, 2,500, 2,500 और 3,000। ये जी 25% ऑफ प्रीवियस मंथ है। अब हम 75% ऑफ द करंट मंथ, तो जुलाई की कॉस्ट है 8,000, इसका 75% 6,000। अगस्त का 75% 7,500, सितंबर का 75% 7,500, अक्टूबर का 75% 7,500 और नवंबर का 75% 9,000, दिसंबर का 75% 9,000। अब दिसंबर का जो 25% है वो जनवरी में जाता है और जनवरी का बजट हमारे स्कोप में नहीं है। हम तो दिसंबर तक की रिसीट और पेमेंट्स का हिसाब कर रहे हैं। तो टोटल हमारा बना जी ये 8,000, 9,500, 10,000, 10,000, 11,500 और 12,000। लीजिए जी कैश बजट की फिगर्स हमारे पास आ गई। कैश बजट में वेजेस की ये जो फिगर्स हैं इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं कैश बजट में। 8,000, 9,500, 10,000, 10,000, 11,500 और 12,000। लीजिए जी वेजेस के अगेंस्ट पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स हमारे पास आ गई। कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट आइटम है जी ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्ट हमने ये देखी। जब हम कॉस्ट देखते हैं तो मैंने कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट से कैश पेमेंट्स पे जाना है तो दो चीजें बताई थी आपको मैंने। एक मैंने कहा था कॉस्ट में आपने देखना होता है कि उसमें कोई नॉन कैश कंपोनेंट तो शामिल नहीं है,
परचेजेज में नॉन कैश नहीं होता, वेजेस में नॉन कैश नहीं होता, ओवरहेड में हो सकता है, लेकिन उसने बता दिया, उसको निकाल दिया गया है, तो इसका मतलब ये ओवरहेड नॉन कैश के बगैर है। तो कैश कॉस्ट हमें पता लगी है ओवरहेड्स की। इसके बाद हम देखते हैं पेमेंट पैटर्न। तो ये जनाब ओवरहेड्स पेमेंट पैटर्न नोट नंबर 5 में, ओवरहेड्स आर टू बी पेड 1 मंथ इन एरियर। इसका मतलब जुलाई का खर्चा अगस्त में पे होना है, सितंबर सो ऑन, और नवंबर का खर्चा दिसंबर में जाएगा, लेकिन जून का खर्चा जुलाई में आने वाला है। तो हमें कैश पेमेंट जुलाई से दिसंबर तक की चाहिए। तो ये जुलाई से दिसंबर तक की कैश पेमेंट्स अगेंस्ट ओवरहेड्स आ गई। तो जनाब इसको हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। 7,000 ये जून का खर्चा है जो जुलाई में जा रहा है, 7,000 ये जुलाई का खर्चा है जो अगस्त में जा रहा है, 7,000 7,000 8,000 8,000। अच्छा जी, अब बात आती है फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स के लिए हमारे पास आपको याद होगा दो नोट्स थे। एक था नोट नंबर 6 जो पेमेंट पैटर्न के बारे में था, और एक था नोट नंबर 12 जो फिक्स्ड एसेट परचेज के बारे में था। नोट नंबर 12 में बताया गया है कि हमने नवंबर में 30,000 का एसेट खरीदा, और नोट नंबर 6 में बताया गया है कि आप जो एसेट खरीदते हो उसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करते हो, जो कि 3 मंथ्स फॉलोइंग द परचेज होती है। इसका मतलब नवंबर में आपने एसेट जो खरीदा है इसकी 3 इंस्टॉलमेंट फॉलोइंग 3 मंथ्स, मतलब दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होंगी, और ये इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगी। तो 3 इंस्टॉलमेंट आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000 बनती है। तो नोट नंबर 12 में बताया एसेट खरीदा नवंबर में 30,000 का। नोट नंबर 6 में बताया 3 बराबर किस्तों में पेमेंट होनी है फॉलोइंग द परचेज। फॉलोइंग द परचेज का मतलब परचेज के अगले महीने, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में पेमेंट होनी है। तो हमारे पीरियड में सिर्फ एक किस्त आ रही है दिसंबर में 10,000। हमारे केस में फिक्स एसेट के अगेंस्ट सिर्फ एक किस्त आ रही है दिसंबर में 10,000। अगली 2 किस्तें हमारी जनवरी फरवरी में जा रही हैं जो हमारे कैश बजट पीरियड से बाहर है। पीरियड वाइज कैश बजट हमें बनाना है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। आखिरी आइटम आ गई जी डिविडेंड्स की। डिविडेंड के बारे में एक तो नोट नंबर 7 है जिसमें वो क्या कहता है जी, डिविडेंड आर टू बी पेड 3 मंथ्स आफ्टर दे आर डिक्लेयर्ड। डिक्लेरेशन के 3 महीने बाद पे होता है डिविडेंड। और साथ ही नोट नंबर 11 है जिसमें वो कह रहा है कि 10,000 का डिविडेंड अक्टूबर में डिक्लेयर होगा। डिविडेंड अक्टूबर में डिक्लेयर होगा, पेमेंट होगी 3 महीने बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी में पेमेंट आनी है, तो जनवरी तो हमारे बजट पीरियड से बाहर है ना, तो इसका मतलब डिविडेंड की कोई पेमेंट हमारे पीरियड में नहीं आने वाली। लीजिए जी, कैश बजट रिसीट एंड पेमेंट्स कंप्लीट है। मंथ 1 की नेट रिसीट पेमेंट करते हैं जी। सबसे पहले मंथ 1 की नेट रिसीट पब्लिक पेमेंट आपकी आ रही है जी, वेरीफाई कीजिएगा, -1500। और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आप इधर ओपनिंग बैलेंस शीट से देखिए, कैश बैंक ओडी एक ही सिर्फ हेड अवेलेबल है बैंक का 3,000 का, उसको आप यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड 3,000 शो करें। तो कैरिड फॉरवर्ड आपका 1,500 पॉजिटिव है। ये कैरिड फॉरवर्ड आपका अगस्त का ब्रॉड फॉरवर्ड बन गया, और इस तरह मूव करते जाएंगे। तो अगस्त का नेट क्या है जी, अगस्त का नेट बैलेंस क्या है, रिसीट पेमेंट्स नेट कीजिए अगस्त, बताइए जी क्या आ रहा है। क्या हो गया जी, क्लास में बैठे हुए सारे सुन रहे हैं, सो रहे हैं, किधर है सारे? क्या जाग रहे हैं सारे?
बेटा यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। मतलब ये क्या तरीका है, सारे खामोशी से बैठे हुए, क्या कैलकुलेटर वगैरह बंद करके सोए में सारे? मंथ अगस्त का -3100 और अगस्त का क्लोजिंग आ गया इसी तरह ही आपका -1600 कैरी हुआ 1600। मंथ 3 का नेट 16,900, सितंबर का 16,900 पॉजिटिव है और इसका क्लोजिंग आ गया 15,300। 15,300 आगे कैरी हो गया जी। अक्टूबर का नेट क्या है जी? अक्टूबर का नेट -1200। सम करें, क्लोजिंग आ गया 14,100। ये नेक्स्ट पॉप फॉरवर्ड हो गया। नवंबर का नेट क्या है जी? रिसीट पेमेंट नवंबर की नेट क्या है? -5,900। नवंबर का क्लोजिंग आ गया जी आपका 8,200। ये कैरी हो गया 8,200 आगे। और आखिरी दिसंबर का नेट आपका रिसीट नेट पेमेंट 32,000 की रिसीट्स हैं। इट इज 12,000 नेगेटिव और क्लोजिंग आ गया आपका 3,800 नेगेटिव। ये आपका ईयर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है, जो कि अब आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये वैल्यू है जो आपने शो करनी है एज ओवरड्राफ्ट। आपका बैंक बैलेंस जो इस पीरियड साल के शुरू में इस पीरियड के शुरू में पॉजिटिव था, वो ईयर एंड पे -3,800 हो जाता है जी। एनी क्वेश्चन? कैश बजट बनाना कोई सवाल? अगस्त में ओपनिंग नेगेटिव क्यों है बेटा? ये नेट नेगेटिव है, ओपनिंग पॉजिटिव है जुलाई का, तो अगस्त जुलाई का क्लोजिंग 1500 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो यही कैरी होना है। अगस्त का ओपनिंग 1500 पॉजिटिव है। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए। ये तमाम आपके सामने रिसीट्स, पेमेंट्स, नेट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और ईयर एंड पे आपका बैलेंस क्या आएगा, सब कुछ अवेलेबल है। एनी क्वेश्चन? बेटा दिसंबर का नेट रिसीट आपके सामने आ रही हैं, ये रिसीट पेमेंट सब कुछ आपके सामने आ रहा है। 32,000 की टोटल रिसीट्स हैं, पेमेंट्स इनमें से माइनस कीजिए। मुझे आप लोगों ने -12,000 बताया है और मेरे ख्याल में ये वैल्यू ठीक है। अच्छा जी, रिसीट्स, कैश बजट हमारा कंप्लीट है। कैश बजट पे कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट पार्ट हमारा है जी बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल बजट हमें बनाना है। अच्छा जी, पीएनएल बजट बनाने की तरफ चलते हैं। तो पीएनएल में जैसे मैं पहले बता का चुका हूं, हमारा फॉर्मेट सिंपल नेट प्रॉफिट तक हमें जाना है। नेट प्रॉफिट तक जाने के लिए हमने जो तरीका सीखा हुआ है वो होता है जी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे तो हमें
कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रोडक्शन कॉस्ट जाती हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जाती हैं। परचेजेस तो हमें पता लग गया, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएंगी। वेजेस पता लग गया, ये भी प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएंगी। अब ओवरहेड्स फैक्ट्री के भी हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाएंगे। और इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कोई डिटेल ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे लिए यहाँ पे जीपी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट, ये वाला फॉर्मेट हम नहीं बना सकते। हमारा यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा जी। हमारा यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। हम लेंगे सेल्स और इसमें से लेस कर देंगे आपका मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा हमारे पास, बल्कि हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते हैं कि हम हम इसमें ओपनिंग स्टॉक लाते हैं, इसमें ऐड करते हैं परचेजेस और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो दिस शुड गिव अस मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड में आप ऐड कर दें वेजेस और ओवरहेड। तो ये आपका यहां पे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। एंड देन यू कैन हैव, if this is your sales is your A, total cost is your B figure, you can have your net profit which will be A minus B। अब इसको आपने जीपी में और नेट प्रॉफिट में ब्रेक नहीं किया क्योंकि आपके पास कॉस्ट का ब्रेकअप अवेलेबल नहीं है कि प्रोडक्शन कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के हैं। तो आपने सारी कॉस्ट को इकट्ठा एक जगह ही कर दिया है। मटेरियल कंज्यूम में आपने ऐड कर दिया वेजेस और ओवरहेड्स, ये टोटल कॉस्ट होगी। सॉरी, एक बात मैं भूल गया, एक चीज मैं स्किप कर गया क्योंकि एक दिन का ब्रेक आ गया ना सवाल करने में। ये डेप्रिसिएशन, हमें क्वेश्चन को थोड़ा कैरी करना है। हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी ऐड करनी है, डेप्रिसिएशन भी ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी विच इज बी। और उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस है और चूंकि हमने आगे बैलेंस शीट में भी जाना है, फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर इसमें से लेस करेंगे डिविडेंड डिक्लेयर्ड, वो भी तो है यहाँ पे, और फिर हमारे पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड जो कि बैलेंस शीट में जाता है। ये हमारा कंप्लीट पीएनएल का फॉर्मेट। अच्छा जी, फॉर्मेट में हमने जो आइटम ली वो आपके सामने है, कोई इशू? अच्छा जी, सेल्स चाहिए तो सेल्स आपने जो वर्किंग वन कल बनाई थी आप वहां से उठाएंगे। वर्किंग वन में अगर कल की आपको डाटा पे लेके जाऊं तो कल हमने जो काम किया था ये उसमें वर्किंग वन थी जी, और इसमें जो सेल्स की फिगर है ये रेवेन्यू की, ये जुलाई से दिसंबर तक ये हमारा रेवेन्यू की फिगर है। इन पिंक जो मैंने हाईलाइट की इसको सम करेंगे तो ये हमारा वो रेवेन्यू है जो पीएनएल में जाना है, जुलाई से अगस्त की सेल्स। तो जनाब जुलाई से अगस्त की सेल्स को इकट्ठा कीजिए और उसको पीएनएल में लेके जाएं तो इट इज 177,800। बिल्कुल ठीक हो गया जी। इट इज इन रुपीज 177,800। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में अवेलेबल है जी। ये बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक आ रहे हैं 25,000 का, ये ले लीजिए जी 25,000। एड परचेजेस यहाँ पे हमें अवेलेबल है जुलाई से दिसंबर तक की परचेजेस का सम कीजिए। अब देखिए, अब ये कैश बजट नहीं बनना, कैश बजट था तो हम पेमेंट्स में इंटरेस्टेड थे,
अब हम अक्रूवल में इंटरेस्टेड हैं, पीएनएल में आ गए ना, तो हम अक्रूवल में इंटरेस्टेड हैं। तो जुलाई से दिसंबर तक की परचेजेस का सम कीजिए, बताइए क्या फिगर है। जी बिल्कुल, जुलाई से दिसंबर तक की परचेजेस का सम मैंने इसको ब्लॉक में आपके सामने किया है, 86,000। ठीक हो गया जी, 86,000। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम ये नोट पढ़ेंगे। नोट नंबर है जी स्टॉक के बारे में 9। नोट नंबर 9 में वो कह रहे जी ओपनिंग स्टॉक आपका जो था वो 2 महीने की परचेजेस के बराबर था, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 3 महीने की परचेजेस के बराबर होगा। तो आप अगर रिव्यू करो तो देखो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, 25,000, वो मई और जून की परचेज के बराबर है। और अब वो कह रहे हैं आपका जो क्लोजिंग स्टॉक वो 3 महीने के बराबर होगा। इसका मतलब वो आखिरी 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर की परचेज के बराबर होगा। यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था या ओपनिंग स्टॉक आ रहा था जुलाई का, वो पिछले 2 महीने की परचेज के बराबर था। यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आना है, ये ओपनिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक है, वो 3 महीने की परचेज के बराबर है। तो सम कीजिए 38,000, 14 प्लस 12 प्लस 12 इट इज 38,000। लीजिए जी, यहां से आप रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप बनाते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड आपका बन रहा है जी 73,000। इसमें अब ऐड कर दें वेजेस, तो वेजेस अगेन अक्रूवल बेसिस पे जुलाई से दिसंबर तक की वेजेस ऐड कीजिए, 62,000। जुलाई से दिसंबर की वेजेस 62,000। इसमें ऐड कीजिए आप ओवरहेड्स, ओवरहेड्स भी अक्रूवल बेसिस पे करेंगे जुलाई से दिसंबर तक के, जुलाई से दिसंबर तक के ओवरहेड्स अक्रूवल बेसिस पे ऐड करेंगे। ये बनते हैं जी 45,000। और डेप्रिसिएशन चूंकि पीएनएल है, इसमें तमाम कॉस्ट कैश है नॉन कैश है सारी आएंगी, तो पीएनएल डेप्रिसिएशन भी आएगी। डेप्रिसिएशन हमें बताया गया यहाँ पे जी नोट नंबर 8 में कि डेप्रिसिएशन इस पीरियड में 6 महीने के पीरियड में 8,500 की चार्ज की जाएगी, तो 8,500 की डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दीजिए। तो लीजिए जनाब, टोटल कॉस्ट आपकी क्या बनती है, इन सब का सम, इन सब का सम क्या बन रहा है जी टोटल कॉस्ट का, शायद 188,500 ये कॉस्ट है। ए माइनस बी करें तो शायद लॉस आ रहा है, इट इज 10,700 का लॉस है। इसमें क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड एडजस्ट करें, ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाइए, देखिए क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है आपका 44,600। तो 44,600 प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड है, और डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड है 10,000 वो यहां से माइनस कर दीजिए, तो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड की फिगर आ जाएगी 23,900 जो हमारी बैलेंस शीट में आती है। जी पीएनएल बजट हमारा तैयार। एनी क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं है ख्याल कीजिए कि पूछिए। यहाँ पे पीएनएल में हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं, और इसमें नॉन कैश कॉस्ट भी सारी शामिल की जाती हैं, और कैश बजट में हम अक्रूवल नहीं कैश फ्लो बेसिस पे चल रहे हैं कि रेवेन्यू के अगेंस्ट पैसा कब और कितना आया। ये फर्क जरूर आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि टेंडेंसी हमसे गलती की कैश बजट में होती है कि हम रेवेन्यू को रिसीट्स ले लेते हैं, तो रेवेन्यू का मतलब रिसीट नहीं है, रेवेन्यू को स्टडी करते हैं उसका ब्रेकअप करके कैश और क्रेडिट में, और साथ टर्म्स को भी डिस्कस करते हैं। जी कोई सवाल यहां तक, एनी क्वेश्चन? अच्छा, थर्ड पार्ट हमारा बैलेंस शीट के बारे में है। अब हम बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट।
अच्छा जी, बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। तो बैलेंस शीट का ये हमारा इस सेशन का लास्ट इलस्ट्रेशन होगी हमारी। जैसे मैंने कहा कि एग्जामिनर क्वेश्चन हमें शायद ना नजर आए और इसके अलावा हम इलस्ट्रेशन भी कुछ ना कर सकें। तो बैलेंस शीट के बारे में आपको उसूल मैंने मेथड बताया था जी। आप सबसे पहले फॉर्मेट कॉपी करते हैं। तो ये जनाब हमारे पास फॉर्मेट अवेलेबल है। ये आपकी बैलेंस शीट की एक साइड, उसका फॉर्मेट से मुराद हेडिंग्स कॉपी कीजिए। ये जी एक साइड आ गई बैलेंस शीट की। यहां से हम ये बैलेंस शीट की दूसरी साइड लेते हैं। और अब हम इनमें डेटा पॉपुलेट करते हैं। जैसे कल मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया था डेटा पॉपुलेट करने का, कि आप सबसे पहले देखिए आपकी ओपनिंग वैल्यू क्या थी। पेड अप शेयर कैपिटल में आपको जो ओपनिंग वैल्यू गिवन है दैट इज 100,000। देन क्या जिस पीरियड का बजट बना रहे हैं उस पीरियड में आप कोई नए शेयर इशू करने जा रहे हैं? आंसर इज यस। आप 20,000 रुपए के नए शेयर इशू करने जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट आपका शेयर कैपिटल चला जाएगा 1,20,000 रुपए अगले साल के एंड पे। नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पिछले साल कितना था? 44,600। क्या आप अगले साल भी कोई प्रॉफिट, सॉरी ये तो हमने डायरेक्ट यहां से फिगर ले ली ना। अगले साल का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा वो हमें ये डायरेक्ट यहां से फिगर मिल रही है 23,900। हमें इसको रिवर्क करने की जरूरत नहीं है, पीएनएल हमारे पास है, उससे हमें पता लग गया अगले साल हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होगा। देन आइए आप ट्रेड क्रेडिटर्स की तरफ। अच्छा, हमारे पास ट्रेड क्रेडिटर से मुराद लिया जाता है मटेरियल के क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर से मुराद होता है मटेरियल के क्रेडिटर। तो मटेरियल के क्रेडिटर्स के बारे में हमारी पॉलिसी क्या थी वो यहां पे लिखी नजर आ रही है जी। पॉलिसी है कि जी परचेजेस आर टू बी पेड 2 months आफ्टर द परचेज। इसका मतलब नवंबर और दिसंबर की परचेजेस अभी हमें जनवरी और फरवरी में पे करनी है। तो हमारे पेएबल्स, जो ट्रेड पेएबल्स हैं वो 24,000 हैं। तो ट्रेड पेएबल्स हमारे यहाँ पे 24,000 आएंगे। अच्छा, ये अदर पेएबल्स आपके क्या क्या हैं इसकी हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। और एक बात आपको याद रखनी है कि जैसा आपने जब साल के शुरू में बैंक बैलेंस था, हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि साल के एंड पे ये बैंक बैलेंस नहीं रहा, ये ओवरड्राफ्ट बन चुका है। तो अदर पेबल्स की हम वर्किंग बना लेते हैं क्योंकि अदर पेबल में हमारे पास काफी हेड्स हैं। ठीक है, अदर पेबल में हमारे पास क्या क्या हेड हैं जरा उनको हम सामने लेके आते हैं। अदर पेबल में हम इसको अगर सामने रखें, हमारे पास वेजेस आउटस्टैंडिंग है, हमारे पास ओवरहेड्स आउटस्टैंडिंग है। हमारे पास वेजेस के पेबल्स हैं, हमारे पास ओवरहेड्स के पेबल हैं। कितने हैं उसमें हम बात करते हैं। अदर पेबल्स में इसके अलावा हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के पेबल्स हैं और डिविडेंड पेबल्स भी हैं। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट पेबल्स हैं और डिविडेंड पेबल्स भी हैं। एनी अदर आइटम जो पेबल की हमारी रह गई हो? आई थिंक दीज आर द 4 ट्रेड पेबल्स के अलावा ये 4 आइटम है। अब जरा वन बाय वन को कैलकुलेट करते हैं।
वेजेस के बारे में हमें पता है 25% ऑफ दिसंबर की वेज वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 75% सेम मंथ पे होती है, 25% कैरी होती हैं। तो 12,000 दिसंबर की सैलरी है, उसका 25% आउटस्टैंडिंग है जो जनवरी में जाके पे होना है, 3,000 आ गया। ओवरहेड्स का रूल क्या है? 1 मंथ एरियर में पे होते हैं, इसका मतलब दिसंबर के ओवरहेड्स आउटस्टैंडिंग है, वो 8,000 है। फिक्स्ड एसेट्स की 10,000 की 2 किस्तें आउटस्टैंडिंग है, एक किस्त हमने पे कर दी है, ये 20,000 है, और डिविडेंड पेबल आपका 10,000 है। तो यहां से आप टोटल अपना अदर पेबल्स का सम ले सकते हैं। टोटल अदर पेबल का सम 38 एंड 3 41,000, ये अदर पेबल्स का आपका सम है। तो 41,000 इसको हम एक्सटेंड करते हैं, अदर पेबल्स 41,000, और ओवरड्राफ्ट हम कैश बजट से लेके आते हैं फिगर। तो ये कैश बजट में हमारे पास फिगर आ रही है जी 3,800। 3,800 लीजिए जी, यहां से आप करंट लायबिलिटीज का टोटल कर सकते हैं, और यहां पे आप अपनी बैलेंस शीट की एक फुटिंग ले लेंगे। करंट लायबिलिटीज का टोटल कितना हुआ है जी? 65, 68, 800, और सम कीजिए पेड अप कैपिटल, प्रॉफिट्स एंड लायबिलिटीज। 212,700 बैलेंस शीट की फुटिंग। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट कैसे फोरकास्ट की, पेड अप कैपिटल को कैसे फोरकास्ट किया हमने, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की फिगर कहां से आई, क्रेडिटर्स कहां से आए, अदर पेबल्स कहां से आए, ओवरड्राफ्ट कहां से आया, हर आइटम को हमने डिफरेंट एंगल से कैलकुलेट किया और बैलेंस शीट में प्लेस किया। एनी क्वेश्चन? बेटा मैंने क्लोजिंग पेबल उठा लिए ना डायरेक्टली, तो जब मेरे पास क्लोजिंग पेबल का डाटा अवेलेबल है तो वो तो एक अप्रोच थी जो कल मैंने फॉलो की थी कि ओपनिंग बैलेंस प्लस एक्सपेंसेस माइनस पेमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्योंकि वहां पे मुझे क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने का तरीका अलग से नहीं दिया गया था। उसके लिए तो मुझे फिर यही बैलेंसेस मैं ले सकता हूं, लेकिन मुझे फिर लेजर अकाउंट बनाना पड़ता वो लेंथी हो जाता। यहां पे मुझे पेबल्स के बैलेंसेस अलग-अलग से अवेलेबल है कि वेजेस का कितना पेएबल है, ओवरहेड का कितना पेएबल है, एसेट्स का कितना पेएबल है, डिविडेंड का कितना पेएबल है। जब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली कैलकुलेट करने का तरीका अवेलेबल है तो मुझे लेजर बनाने की जरूरत क्या है? लेजर में तो हमने क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर ली थी, कल याद है ना? क्लोजिंग बैलेंस हमने बैलेंसिंग फिगर ली थी, बट यहां पे हमें क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने का तरीका अवेलेबल है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या जरूरत है लेजर बना के 3-4 फिगरों को यूज करके क्लोजिंग बैलेंस निकालें? हम डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस जब ले सकते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब आइए बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे, एसेट साइड पे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे ओपनिंग एसेट्स एट कॉस्ट क्या है? 140,000। क्या अगले साल नया एसेट कोई खरीदेंगे हम? आंसर इज यस। हम 30,000 का नया एसेट खरीदने जा रहे हैं, इसका मतलब हमारे कैपिटल एसेट 170 पे चले जाएंगे। अच्छा, हमारी ओपनिंग डेप्रिसिएशन तो 14,000 है, क्या अगले साल नहीं, सॉरी अगले 6 मंथ में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम? आंसर इज यस, हम 8,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो इसका मतलब हमारी डेप्रिसिएशन चली जाएगी 22,500 पे। लीजिए जी, यहां से कैपिटल एसेट्स कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये आपकी बन जाती है जी 147,500। ये आपकी कैपिटल एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन होगी। अब आइए स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक के बारे में क्या बताया गया है वो तो हमने यहाँ पे पीएनएल में ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल हमारा किधर है जी? ये, और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक 38,000 ऑलरेडी हमने पीएनएल में लिया हुआ है 38,000 का। तो जनाब ये क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास स्टॉक भी आ गया एसेट्स में। फिर हमें ट्रेड डेटर्स चाहिए,
तो ट्रेड डेटर्स के लिए हमें वर्किंग वन पे शायद जाना पड़ेगा। ट्रेड डेटर्स के लिए हमें वर्किंग वन पे जाना पड़ेगा, जो हमने कल की थी। ये आपके सामने वर्किंग वन आई। इसमें हमारी ट्रेड डेटर्स आप देखते हैं 2 महीने बाद क्रेडिट सेल की रिकवरी आ रही है। और हमारी जो बात हुई थी, ये देखिए जरा, मैंने कल ही आपको ये गोला बना के सिखाया था कि भाई इसका मतलब नवंबर दिसंबर के जो क्रेडिट सेल्स हैं, इसका पैसा जनवरी फरवरी में आना है। इसका मतलब नवंबर दिसंबर की जो क्रेडिट सेल्स हैं, ये दिसंबर एंड पे हमारे पास रिसीवेबल में अपीयर होंगी, क्योंकि इनका पैसा हमारा जनवरी फरवरी में अपीयर होना है, रिसीव होना है। तो 27,200 ये हमारी रिसीवेबल की फिगर है। तो 27,200 वर्किंग वन से हम उठा के लेके आएंगे। वर्किंग वन से हमारा रिसीवेबल मिल रहा है 27,200 और कैश बैंक हमारे पास 0 हो गया है। तो इधर से जनाब हम टोटल अपने करंट एसेट्स कर सकते हैं 65,200 और ये लीजिए जी, ये बैलेंस शीट की फुटिंग आपकी 2,12,700 पे टैली होगी। बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट होगी 12,700 पे। और बैलेंस शीट पे जैसे मैं फिर बता दूं, अब हम इसके अलावा कोई इलस्ट्रेशन या सवाल हम शायद नहीं करेंगे जी। बैलेंस शीट पे यही एक इलस्ट्रेशन हमारी कल होगी थी, इलस्ट्रेशन 6, और अब ये इलस्ट्रेशन 7 में भी बैलेंस शीट हमने देख ली। कोई सवाल? इस इलस्ट्रेशन में हमने कैश बजट पे ज्यादा काम सीखा है। पीएनएल और बैलेंस शीट तो हमारी रिवीजन थी, कैश बजट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे नया था। हमने पहले काम उसमें नहीं किया हुआ था, पहले सिर्फ फॉर्मेट सीखा था पिछली एग्जाम्पल में। यहाँ पे हमने उसकी वर्किंग्स भी सीखी है कैश बजट की। एनी क्वेश्चन? कोई चीज समझ नहीं आई, पूछिए जी। अच्छा जी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट illustration, that is illustration number 8। ये अब एक्सक्लूसिव कैश बजट की illustration है, क्योंकि कैश बजट हमने नई चीज सीखी है तो अब इसकी भी रिवीजन करनी चाहिए हमें। तो एक बड़ी कंप्रीहेंसिव ये कैश बजट पे हमारी illustration है, जिसके बाद अब हम फिर पास्ट पेपर क्वेश्चंस पे इंशाअल्लाह मूव कर जाएंगे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन दिस एग्जाम्पल। इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं जी। रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे क्या दी हुई है जी? रिक्वायरमेंट हमारे पास है प्रिपेयर मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट। You should include business purchase and for 4 months of operation following purchase। बिजनेस शायद कोई नया खरीदा जा रहा है, यहाँ पे उस परचेज के कैश फ्लो भी लेने हैं, उसकी कीमत जो पे करनी है वो भी शामिल करनी है, और पहले 4 महीने मंथली कैश फ्लो चाहिए जी हमें। कैश फ्लो फोरकास्ट कह दिया गया है, कैश बजट कह दिया जाए, दोनों में मकसद एक ही होता है, फ्यूचर के बारे में आपने वैल्यूज बतानी है। 4 महीने के कैश फ्लो बनाने में। पार्ट बी को हम बाद में देखते हैं, फिलहाल पार्ट ए पे फोकस करते हैं। बट ये पार्ट भी आप अपनी होम असाइनमेंट समझिए, ये आपकी होम असाइनमेंट रहेगी। पार्ट ए पे हम बात शुरू करते हैं कि हमें कैश बजट बनाना है 4 महीने का। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। इन द नियर future, a company will purchase a manufacturing business. For $315,000. This price to include goodwill 1,50,000, equipment and fitting 1,20,000 and inventory of raw material and finished goods 45,000। ये जनाब हमें दे दी गई है डिटेल।
बिजनेस खरीदा जाएगा, कुछ अरसे में 3,15,000 का उसका ब्रेकअप क्या, 3,15,000 का गुडविल, इक्विपमेंट और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी है और इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी है। बिजनेस खरीदने के बाद अ डिलीवरी वैन विल बी परचेज फॉर 15,000 एज सुन एज बिजनेस परचेज इज कंप्लीटेड। फॉरन वैन भी खरीदी जाएगी। द डिलीवरी वैन विल बी पेड फॉर इन द सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन। खरीदनी फौरन है लेकिन सेकेंड मंथ ऑफ ऑपरेशन में उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है। तो कैश बजट है ना, तो आपको सिर्फ कॉस्ट कब इनकर हो रही है इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसकी कैश पेमेंट कब होनी है उसके अगेंस्ट, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द फॉलोइंग फोरकास्ट हैव बीन मेड फॉर द बिजनेस फॉलोइंग परचेज। परचेज के बाद की फोरकास्ट हमें दी गई है। सेल्स बिफोर डिस्काउंट, मतलब ग्रॉस सेल्स है जी ये, ऑफ द बिजनेस सिंगल प्रोडक्ट at the markup of 60% on production cost। प्रोडक्शन कॉस्ट पे 60% मार्कअप ऐड करने के बाद जो प्राइस बनती है उस प्राइस पे आपने सेल्स $1,000 में आपको दी गई है, और ये 6 महीने की फोरकास्ट आपको दे दी गई है। बजट 4 महीने का बनाना है बट सेल्स फोरकास्ट आपको 6 महीने की दी गई है। सेल्स आती हैं यूनिट्स इनटू प्राइस से, और प्राइस आती है बता दिया गया प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 60% से। 25% ऑफ द सेल्स विल बी फॉर कैश। जैसे हमने पहले बात की थी, हमें सिर्फ रेवेन्यू नहीं चाहिए, कैश बजट बनाने के लिए रेवेन्यू का ब्रेकअप चाहिए कैश और क्रेडिट सेल्स में, और फिर क्रेडिट सेल्स की रिकवरी की टर्म्स चाहिए। तो यहां पे वो कह रहे जी 25% ऑफ द सेल्स विल बी फॉर कैश, the remainder will be on credit for settlement in the following month। कैश सेल्स तो जिस महीने की है उसी महीने सेटल होती हैं, फॉरन ऑन द स्पॉट सेटल होती हैं। क्रेडिट सेल्स उसने क्या दिया, सेटलमेंट इन द फॉलोइंग मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ की क्रेडिट सेल की सेटलमेंट होगी सेकंड मंथ में। सेल्स पे बात आगे जारी है। अ डिस्काउंट ऑफ 10% विल बी गिवन टू सिलेक्टेड क्रेडिट कस्टमर्स। कुछ क्रेडिट कस्टमर्स को आप 10% डिस्काउंट देंगे, और वो कस्टमर कितने होंगे, who represent 25% of gross monthly sale। अब जरा यहां पे तवज्जो से इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। आपकी ग्रॉस सेल्स का 25% कैश सेल्स है, और ग्रॉस सेल्स का 75% क्रेडिट सेल्स है। टोटल क्रेडिट सेल 75% है। इसमें से सबको डिस्काउंट नहीं मिल जाना। कितने को डिस्काउंट मिलेगा, जो 25% ग्रॉस सेल्स के बराबर है। मतलब इसका जो 1/3 होगा उनको डिस्काउंट मिलेगा, कितना, 10% का। आगे इसकी प्रेजेंटेशन को हम डील करते हैं कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में कहता है जी प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी $5 पर यूनिट, और उसका ब्रेकअप क्या है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फिक्स्ड ओवरहेड। अब तवज्जो कीजिएगा, ये प्रोडक्शन कॉस्ट उसने दे दी और ये उसने प्राइस का तरीका बता दिया। ठीक है, याद रखिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है वो उसने नोट नंबर 2 में बता दिया, और प्राइस कैसे आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 60% मार्कअप, ये नोट नंबर 1 में उसने बताया। इस डाटा की हमें जरूरत पड़नी है, रिलेट करते जाते हैं, समझते जाते हैं। आगे चलते हैं जी। नोट नंबर 3, प्रोडक्शन विल बी अरेंज्ड सो दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ एनी मंथ इज सफिशिएंट टू मीट सेल्स रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग मंथ। प्रोडक्शन आपने ऐसे करनी है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेफिनेटली प्रोडक्शन की जब बात हो रही है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिनिश गुड्स की बात हो रही है, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी किसी महीने के एंड पे होनी चाहिए सफिशिएंट टू मीट सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल बी इक्वल टू सेल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये इसने यहां पे बता दी एक बात। फिर एक और जुमला उसने लिखा कि a value of 30,000 is placed on the inventory of finished goods which was acquired on purchase of the business। अब सवाल अगर पढ़ा है हमने तो हमें पता है, उसने हमें बताया था यहाँ पे कि बिजनेस परचेज में टोटल इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड्स की मिला के 45,000 थी। अब वो ब्रेकअप दे रहा है इसका कि भाई इसमें फिनिश गुड्स 30,000 थी, तो यकीनन रॉ मटेरियल 15,000 होगी। ये ब्रेकअप उसने दे दिया। हमें आगे चल के पढ़ते जाते हैं। उसने कहा जी $30,000 फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, और ये कहां से आई,
दिस वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द फोरकास्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट गिवन इन टू अबव। उसने कहा ये 30,000 की वैल्यू जो आई है ना, ये इस कॉस्ट पर यूनिट की बेस पे ली गई है। $5 कॉस्ट पर यूनिट और टोटल इन्वेंट्री 30,000। इसका मतलब इन्वेंट्री यूनिट्स कितने बने? $30,000 बटा $5, तो ये जनाब 6,000 यूनिट्स बनेंगे। ये क्वेश्चन में बताया गया। मैं सिर्फ वो जो मैं कहता हूं ना, क्वेश्चन को पढ़ना, स्टेटमेंट को पढ़ना और स्टेटमेंट से नंबर निकाल लेना। तो इस स्टेटमेंट में यहां से जो जुमला शुरू हो रहा है यहां तक, इसने में क्या बता दिया कि भाई जब बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस के साथ हमें 6,000 यूनिट्स मिले हैं जिनकी वैल्यू $5 के हिसाब से 30,000 है। ये इस जुमले का ट्रांसलेशन इनटू नंबर्स है। और यही बात आपको मैं बार बार सिखाता आ रहा हूं, शुरू से कहता आ रहा हूं कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और बजटिंग के बारे में मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया था। बजटिंग में तो सब कुछ सवाल के अंदर होता है। आपके आंसर्स कंप्लीट के कंप्लीट आपके क्वेश्चन रीडिंग से निकलेंगे। प्रायर नॉलेज आपका रेयरली यूज होगा। सब्जेक्ट नॉलेज यहां पे रेयरली यूज होता है बजटिंग में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये फिनिश गुड्स की बात होगी। नोट नंबर 4 पे बात करते हैं। द सिंगल रॉ मटेरियल विल बी परचेज्ड सो दैट inventory at the end of a month is sufficient to meet half of the following month production requirement. नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल आपको चाहिए, नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ प्रोडक्शन में जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उसका हाफ आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में रहना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन में यूज जितना रॉ मटेरियल होना है नेक्स्ट मंथ, उसका हाफ आपने क्लोजिंग स्टॉक में रखना है। और इसके आगे बात आ गई रॉ मटेरियल इन्वेंटरी रिक्वायर्ड ऑन परचेज ऑफ बिजनेस 15,000। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। 15,000 यकीनन रॉ मटेरियल होगा। इज वैल्यूड एट कॉस्ट पर यूनिट दैट इज फोरकास्ट एज गिवन इन टू अबव। उसने कहा ये $2.5 पर यूनिट के हिसाब से $15,000 का मटेरियल हमारे पास है। तो उससे आपको पता लग जाता है कितने 1000 यूनिट्स का मटेरियल है। आपसे अगर ये कितने 1000 मटेरियल का यूनिट्स हैं वो देखना चाहें तो $15,000 को 2.5 से डिवाइड कर दें तो आपको पता लग जाएगा ये कितने हजार यूनिट्स का मटेरियल है। कितने हजार यूनिट्स का मटेरियल है जी? इट इज सफिशिएंट फॉर 6,000 यूनिट्स। 6,000 यूनिट्स बनाने के लिए सफिशिएंट मटेरियल आपके पास ओपनिंग स्टॉक में आपके पास आया। कॉस्ट ऑफ, अच्छा एक जुमला मैं आखिरी पढ़ना भूल गया। रॉ मटेरियल विल बी परचेज्ड ऑन 1 मंथ क्रेडिट। रॉ मटेरियल क्रेडिट, 1 महीने क्रेडिट पे खरीदेंगे आप। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी मेट एज दे आर इनकर्ड इन प्रोडक्शन। और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेट जो $1 यहां पे निकला हुआ है, ये $1 जो रेट है इसकी बात कर रहा है। नोट नंबर 6 में fixed production overhead rate of $1 per unit is based upon a forecast of first year's production of 150,000 units. This rate includes depreciation of equipment and fitting on a straight line basis over the next 5 years. Fixed production overhead next 5 years. यहाँ पे full stop है, ये typo थोड़ा सा है। Fixed production overhead is paid in the month incurred. जिस महीने का खर्चा है उसी महीने में पे हो जाते हैं। फिर सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स के बारे में बात है। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स आर ऑल फिक्स्ड एंड विल बी 2,08,000 इन द फर्स्ट ईयर। These overhead include depreciation of delivery van at 30% per annum on a reducing balance basis. All fixed overheads will be incurred on a regular basis and paid in the month incurred. With the exception of rent and rates, $25,000 is payable for the year ahead in the month 1. रेंट एंड रेट की एक्सेप्शन है जिसके 25,000 आपने मंथ 1 में पे करने हैं पूरे साल के। इस टोटल खर्चे में एक डेप्रिसिएशन शामिल है, एक ये 25,000 शामिल है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, पे नहीं होनी, ये 25,000 है, मंथ 1 में पे हो जाने हैं।
और बाकी उसने कहा इनकर्ड ऑन रेगुलर बेसिस से मुराद हर महीने खर्चा बराबर होने वाला है। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने एक कोशिश की कि पढ़ता जाऊं और साथ साथ एलैबोरेट भी करता जाऊं। इनको हमें अभी दोबारा पढ़ना पड़ेगा सारे पॉइंट को, जब हम एक एक आइटम के कैश फ्लो फोरकास्ट बनाएंगे। हम इसको दोबारा पढ़ेंगे इनको। अभी मैंने कोशिश किया कि आपको पहली दफा ओवरव्यू थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़े से वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन आपके जहन में बैठ जाए। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम कैश बजट का फॉर्मेट बनाते हैं और उस फॉर्मेट में हम तमाम हेड्स इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और उसके बाद हर हेड के अगेंस्ट रिसीट एंड पेमेंट फोरकास्ट करने चलेंगे। जब हम फोरकास्टिंग करने चलेंगे दोबारा ये हेड्स पढ़ने हमें पढ़ेंगे, हम फिर पढ़ते जाएंगे और फिगर्स से स्टेटमेंट से नंबर्स बनाते जाएंगे। अच्छा जी, हम कर रहे हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 8। हम इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहे हैं और हमें 4 महीने का कैश बजट बनाना है। तो 4 महीने 4 कॉलम, 1 2 3 4, मंथ 1 2 3 4 और हमारा फॉर्मेट होता है सबसे पहले हम कैश रिसीट्स। कैश रिसीट्स के हेड्स अगर हम क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास कैश सेल्स के अगेंस्ट रिकवरी आनी है, हमारे पास क्रेडिट सेल से रिकवरी आनी है। लेकिन क्रेडिट सेल से जो कस्टमर है उनको हमने कुछ डिस्काउंट दे देना है, तो डिस्काउंट को हम यहीं पे ही लेस रिडक्शन शो कर देते हैं। डिस्काउंट पेमेंट नहीं है हमारी, बेसिकली वो रिसीट्स में कमी है, तो हम रिसीट्स में ही यहाँ पे लेस डिस्काउंट शो कर देंगे। इसके बाद हम कैश पेमेंट्स पे जाते हैं। कैश पेमेंट्स में हमारे पास जो आइटम्स हैं, एक हमें परचेजेस के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, रॉ मटेरियल परचेजेस के अगेंस्ट। एक हमें वेजेस का जिक्र किया गया है, एक हमारे पास बिजनेस परचेज, सॉरी आई मिस दैट, बिजनेस परचेज है, एक हमारे पास वैन परचेज है। ये असूलन ये सबसे पहले आइटम आनी चाहिए थी, बट मैटर नहीं करता, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वैन परचेज है, रॉ मटेरियल परचेज, वेजेस, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स है। यहाँ पे इसके बाद एक आध लाइन हम छोड़ देते हैं, एहतियातन हमसे कोई चीज मिस ना हो रही हो। फिर हम लेते हैं नेट रिसीट ऑब्लिक पेमेंट हर महीने की। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हमारा बजट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम ये हमारा फॉर्मेट जिसमें हमने तमाम हेड्स आइडेंटिफाई कर लिए जिनको हमने पॉपुलेट करना है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई पूछिए। फॉर्मेट में हमने सिर्फ हेड्स आइडेंटिफाई किए हैं जिन हेड्स को हमने पॉपुलेट करना है। अच्छा, फॉर्मेट में हमेशा शुरू में क्यों प्रेफर करता हूं, मैं आपको रिपीटेडली बता चुका हूं कि फॉर्मेट सामने आने से आपको पता लग जाता है आपको किन किन फिगर्स पे काम करना है। और कुछ फिगर्स बड़ी इजी और क्विक होती हैं, जैसे जिन पे मेरे को वर्किंग नहीं करनी, जैसे बिजनेस परचेज है। बिजनेस परचेज 3,15,000 का बिजनेस खरीदना है, तो यकीनन बिजनेस खरीदेंगे फर्स्ट मंथ के शुरू में, तो मंथ 1 में आ गया। दूसरी वैन परचेज है, वैन उसने कहा बिजनेस खरीदते ही वैन भी खरीद लेनी है, लेकिन पेमेंट मंथ 2 में करनी है, तो ये वैन की पेमेंट आ गई। इसके बाद मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पहले देख लेना चाहिए, सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स को फिर देख लेंगे इसके बाद, और बाकी आइटम्स को हम वेट करना पड़ेगा
क्योंकि सेल्स में वर्किंग बनानी पड़ेगी, डिटेल्स, परचेजेस के लिए प्रोडक्शन, इन्वेंटरीज एडजस्टमेंट्स एक्सेट्रा करनी पड़ेंगी, वो लंबा काम है, उनको हम बाद में देखते हैं। तो मैं आपको प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तरफ ले जाता हूं पहले। वो रिलेटिवली शॉर्ट वर्किंग है। कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स की देख के उसमें से हमने कैश फ्लो एक्सट्रैक्ट करने हैं। आपको जो असूल बताया गया था कॉस्ट के अगेंस्ट कैश फ्लो बनाने का, वो असूल क्या है मैं सिर्फ रिकॉल करवा दूं। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपको टोटल कॉस्ट की फिगर चाहिए, फिर आपने इसमें देखना है इसमें कोई नॉन कैश एलिमेंट तो नहीं है। अगर नॉन कैश है तो वो हमने डिडक्ट कर देना है। फिर कैश कॉस्ट जब आएगी तो कैश कॉस्ट की फिर आपने पेमेंट टर्म देखनी है, पेमेंट टर्म्स के हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपने इसका कैश फ्लो बना लेना है कॉस्ट में से। तो यही असूल हम अप्लाई करने चलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स की तरफ। नोट नंबर 6, एक बार पढ़ लीजिए नोट नंबर 6 को। which is about production overheads. प्रोडक्शन ओवरहेड्स की हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, पहला सवाल। तो भाई हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है, हमें बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल है, तो यहां से हम बजटेड ओवरहेड कॉस्ट बना सकते हैं। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम बना सकते हैं। इट विल बी बजटेड प्रोडक्शन इनटू OAR, मतलब 1,50,000 यूनिट्स इंटू $1। ये आपकी बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आपकी सालाना क्या है, 1,50,000। ये बेसिकली ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का जो फॉर्मूला है ना, उसकी रीअरेंजमेंट है। एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन, जिसको रीअरेंज करें, बजटेड ओवरहेड इज इक्वल टू OAR इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो पहला स्टेप हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, मिल गई। दूसरा स्टेप, क्या इसमें कुछ नॉन कैश एलिमेंट शामिल है? तो इस नोट से पता लगा यस, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन हमें लेस करनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, उसके अगेंस्ट तो पेमेंट नहीं होनी। तो वो डेप्रिसिएशन है कितनी? उसने कहा जी इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है, जो कि स्ट्रेट लाइन 5 साल की बेसिस पे चार्ज की गई है। तो भाई इक्विपमेंट है कितना, ये आपको बिल्कुल शुरू में बताया गया है। इक्विपमेंट आपका 1,20,000 है, स्ट्रेट लाइन 5 साल। हमने कहा जी लेस डेप्रिसिएशन कर दो। कितनी डेप्रिसिएशन, 1,20,000 बटा 5। तो जनाब कितनी डेप्रिसिएशन जो लेस करनी है हमने, 24,000 डेप्रिसिएशन लेस की, तो हमें मिली कैश कॉस्ट। कैश कॉस्ट यही समझाया गया था आपको कि भाई टोटल कॉस्ट लाइए, पहले टोटल कॉस्ट में से नॉन कैश को डिडक्ट कर दीजिए, आपके पास कैश कॉस्ट आ जाएगी। अब इसकी पेमेंट टर्म्स पे चले जाइए। तो पेमेंट टर्म्स पे जब जाते हैं तो हमें ये जी इंफॉर्मेशन पेमेंट टर्म्स की गिवन है। प्रोडक्शन ओवरहेड इज पेड इन द मंथ इनकर्ड, जिस महीने का खर्चा है उसी महीने पे हो जाता है। अच्छा तवज्जो कीजिएगा, हमारा साल का खर्चा यहां से बन गया 1,26,000, ये साल का खर्चा है, और इसको डिवाइड बाय 12 कर दें तो हमारा मंथली खर्चा आ गया। क्योंकि उसने हमें कोई हिसाब किताब नहीं बताया इसमें प्लस माइनस होने वाली है, तो हमारी मंथली कॉस्ट आ गई 10,500। जब उसने हमें कॉस्ट में ऊंच नीच का जिक्र नहीं किया, जी आवाज नहीं आ रही इस्माइल को, ये बाकी किसी बच्चे के साथ भी इशू है जी आवाज का? अदनान को इशू नहीं है, जुहेब को इशू नहीं है,
मुबीन को इशू नहीं है, नाम को इशू नहीं है, इसका मतलब इस्माइल अकेले का इशू है। तो काइंडली इस्माइल अपना एंड चेक कीजिए। 1,26,000 हमारी सालाना कॉस्ट है। 10,500 में हमारी मंथली कॉस्ट है। हम इक्वल कॉस्ट अज्यूम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि कॉस्ट में कोई मंथली ऊंच नीच आने वाली है, तो हम इक्वल कॉस्ट अज्यूम करेंगे। तो मंथली खर्चा 10,500 आ गया और हमें बताया गया है भाई जिस महीने का खर्चा उसी महीने पे होना है। इसका मतलब 10,500 मंथली पे होना है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा 10,500 हर महीने पे होगा। ये जी प्रोडक्शन ओवरहेड का कैश बजट हमने बना लिया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब इसके बाद हम सेलिंग एडमिन ओवरहेड की बात करते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में हम सेलिंग एडमिन ओवरहेड की बात करते हैं जी। अब नोट नंबर 7 है जी सेलिंग एडमिन ओवरहेड का, एक था फिर पढ़ लीजिए। इससे पहले कि हम इस पर डिस्कशन शुरू करें, एक इस नोट को फिर पढ़ लीजिए आप, नोट नंबर 7। अच्छा जी, इसी पैटर्न पे ये जो कॉस्ट का कैश बजट निकालने का पैटर्न है, इसी पैटर्न पे चलते हैं। पहला स्टेप टोटल कॉस्ट जानिए क्या है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन में रेडीली अवेलेबल है 2,08,000। दूसरा स्टेप, क्या इसमें कोई नॉन कैश कॉस्ट शामिल है? तो आंसर इज यस। वैन की डेप्रिसिएशन 30% रिड्यूसिंग बैलेंस, तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाएगी। 15 लेस डेप्रिसिएशन, 15,000 की वैन है, इस पे 30% 4,500 की डेप्रिसिएशन है, लेस कर दीजिए तो बाकी बचा 2,03,500। अच्छा जी, दोबारा मैं अगर बोलूं, पहला स्टेप टोटल कॉस्ट लीजिए, ले ली। दूसरा स्टेप नॉन कैश माइनस कर दीजिए, डिडक्ट कर दीजिए, कर दी। तीसरा स्टेप पेमेंट टर्म देखिए। जैसे यहां पे हमने पेमेंट टर्म देखी थी, उसने हमें पेमेंट टर्म्स के बारे में एक होता है कॉस्ट इनकर होना, वहां पे उसने कॉस्ट इनकर होने के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हमने इक्वल अज्यूम की। पेमेंट के बारे में उसने बता दिया, जिस महीने का खर्चा उस महीने में जाएगा। अब यहां पे आइए, इनकर होना और पेमेंट होना, उसके बारे में वो क्या कह रहा है कि जी कॉस्ट इवनली इनकर्ड होती है और सेम मंथ में पे हो जाती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ इस 25,000 जो कि पे होनी है मंथ वन में। तो भाई तरीका क्या हुआ, आप इसमें से लेस कीजिए, टू बी पेड इन मंथ वन 25,000, ये माइनस कर दीजिए। रिमेनिंग कॉस्ट क्या बची, 178,500, ये इवनली पे होनी है, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद मंथली
पेमेंट्स क्या है, ये मंथ 1 से 12 तक आपकी आएंगी 14875। ये आपका इवनली पे होना है खर्चा, और ये मंथ 1 में एक एक्स्ट्रा पे होना है। इसका मतलब मंथ 1 में 25 जमा 14 ये पे होगा। कैश बजट में जाते हैं, मंथ 1 में आपका पे होगा 39875 और ऑनवर्ड 14875 14875 14875। ये जी हमारा पास कैश बजट में हमने सेलिंग एडमिन कॉस्ट को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई, पूछिए। बजट में पेमेंट साइड में हमारी अब सिर्फ 2 आइटम, एक परचेजेस और एक वेजेस रह गई हैं, जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से है। तो उधर लेंथी वर्किंग थी, उनको हमने होल्ड किया। जो शॉर्ट वर्किंग थी पहले मैंने उनको डील कर लिया। अच्छा जी, अब मैं समझता हूं कि रिसीट्स को अगर हम हैंडल कर लें तो वो आसान हो जाएगा। सेल से जो कैश रिसीट आ रही हैं उसके लिए हम ये नोट नंबर 1 जो है इसको जरा देख लें। ये हमारी मंथली सेल्स है जी। वर्किंग 2 देखना चाह रहे हैं तो वर्किंग 2, ये जनाब वर्किंग 2 आपके सामने आ गई। आप यहाँ पे असल चीज मैं आपको जो एम्फोसिस बार बार करा रहा हूं कि जो कुछ हमने ये कैलकुलेशन की है ना, ये सारी उस नोट पे बेस कर रही है जो हमारा सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड का नोट है, नोट नंबर 7। जो कुछ उसने नोट 7 में लिखा हुआ है हम उसको यहाँ पे अप्लाई करते गए। कुछ हमें अलहदा से कहीं से नॉलेज नहीं लाना पड़ा, बस केयरफुली हमने पढ़ा है और उसके मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिया। अच्छा जी, अब हम दोबारा चलते हैं कैश बजट में। मैंने जैसे कि हम रिसीट्स की तरफ जा रहे थे रिसीट्स में नोट नंबर 1 हम देखते हैं। हमें सेल्स बताई गई हैं और हमें कैश और क्रेडिट का ब्रेकअप दे दिया था। 25% कैश है, 75% क्रेडिट है और 75% की रिकवरी का पैटर्न भी उसने हमें बता दिया है। नेक्स्ट मंथ आएगी क्रेडिट सेल की रिकवरी, लेकिन कुछ बच्चों को, कुछ कस्टमर को डिस्काउंट भी जाएगा। अब जरा मैं इसकी स्टेटमेंट लिखूं। कैश सेल्स 25% ऑफ करंट मंथ, ये पैसा आना है। क्रेडिट सेल्स 25% ऑफ 75% ऑफ प्रीवियस मंथ, 75% ऑफ प्रीवियस मंथ, ये पैसा आना है। और डिस्काउंट आपका होगा लास्ट प्रीवियस मंथ की टोटल सेल, प्रीवियस मंथ की सेल्स के 25% के बराबर कस्टमर को 10% डिस्काउंट, ये आपने अलाउ करना है। अब 1 बाय 1 में अब सिर्फ आपको मंथ 1 पकड़ के मैं उससे रिसीट्स अगर आपको समझाऊं तो मंथ 1 की सेल्स हैं $96,000। हम ये डॉलर में बना रहे हैं ये स्टेटमेंट। तो 25% ऑफ करंट मंथ कैश सेल्स हुई 24,000। क्रेडिट सेल्स 75% है ऑफ प्रीवियस मंथ। तो मंथ 1 से पीछे तो कुछ नहीं है, तो यहां पे तो कोई क्रेडिट सेल्स से रिकवरी नहीं आनी। मंथ 2 में हमारी पहली रिकवरी क्रेडिट सेल्स की आनी है और वो होगी जी मंथ 1 की सेल का 75%, 72,000।
ठीक हो गया जी। तो हमारी टोटल 96,000 की सेल्स हैं, जिसमें से 24,000 मंथ 1 में आ जाएगा, 72,000 मंथ 2 में आएगा, लेकिन इसमें से कुछ डिस्काउंट हमें अलाउ करना पड़ेगा, मतलब कुछ पैसे हमें कम आएंगे। वो कितने कम आएंगे दोबारा पढ़ लीजिए, उसने क्या लिखा हुआ है, 10% डिस्काउंट देना है किनको, कुछ क्रेडिट कस्टमर को। वो कस्टमर कितने हैं, टोटल ग्रॉस सेल्स का 25%। तो क्रेडिट कस्टमर हमारे पिछले महीने की सेल्स के 25% के जो बराबर हैं। पिछले महीने की सेल्स हमारी थी 96,000, उसके 25% के बराबर कस्टमर जो हैं उनको 10% आपने डिस्काउंट देना है, तो ये बनता है 2400। ये लीजिए जी, ये आपका मंथ 1 की सेल्स की रिसीट रिकॉर्ड होगी। मंथ 1 की कैश सेल्स, मंथ 1 की क्रेडिट सेल्स लेस डिस्काउंट। अब यही वर्किंग आप मंथ 2 के लिए रिपीट कर लें। मंथ 2 की सेल्स भी 96,000 ही है ना, तो सेम वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी, 24,000, 72,000 और 2400। मंथ 3 की सेल्स क्या है, 92,000, तो 92,000 का 25%, 23,000, 92,000 का 75%, 69,000, और 92,000 का 25% का 10%, 2300। ये मंथ 3 का भी रिसीट्स रिकॉर्ड होगी। मंथ 3 की रिसीट भी रिकॉर्ड होगी हमारे पास, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स पे डिस्काउंट। मंथ 4 की सेल्स है जी 96,000, तो मंथ 4 की सेल्स है सिर्फ कैश सेल्स की रिकवरी आनी है 24,000। इसकी क्रेडिट सेल्स की रिकवरी अगले महीने आ रही है मंथ 5 में। मंथ 5 का बजट हम नहीं बना रहे जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां तक? हमने रिसीट्स का बजट भी बना लिया। अच्छा, इस कैश बजट में हमारे पास सिर्फ परचेजेस और वेजेस आउटस्टैंडिंग हैं, उसके लिए हमारी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा होनी है, तो 20-25 मिनट लगने हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। ये दो वैल्यूज हमारी पेंडिंग है, परचेजेस एंड वेजेस पे, इस पे हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मुबीन, अगर आप थोड़ा अगर माइक्स वगैरह ऑन कर दें तो बच्चे जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं हम उनसे बात कर लें। इस सवाल पे कोई क्वेरी है आपकी, या इससे पिछली जो इलस्ट्रेशन हुई हैं उस पर कोई क्वेरी है, जो क्वेश्चन आप करना चाहते हैं कीजिए। हम जो परचेजेस और वेजेस दो सिर्फ पेमेंट्स हमारी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू मुबीन जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज समझ नहीं आई, आप माइक ऑन कीजिए और पूछिए। इलस्ट्रेशन 7 की बैलेंस शीट स्टूडेंट देखना चाह रहे हैं ना, मैंने इसलिए इसको डिस्प्ले पे आपके सामने की है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये सारी वर्किंग बाय द वे अभी 5-7 मिनट में आपके पास गूगल क्लासरूम में शेयर होने वाली है जी। उसामा, मुझे समझ नहीं आई, मंथली निकाले हुए हैं, सेलिंग एडमिन ओवरहेड, कैश बजट हम मंथली जो बना रहे हैं, तो हमें यकीनन उसको मंथ में ब्रेक डाउन करके फिर ही प्लेस करना है। 25,000 हमने मंथ 1 में अपफ्रंट पे करने हैं एक दफा, और बाकी 14,875 तो हर मंथ में बराबर है, मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक 14,875 ही। 25,000 एक सिर्फ मंथ 1 में जाएगा, बाकी जो बचा खर्चा वो इक्वली इनकर होना है और रेगुलरली पे होना है।
बेटा इलस्ट्रेशन 7 का फॉर्मेट आपके सामने शायद वही खुला हुआ है, मुझे नहीं पता वो मैन्युफैक्चरिंग का है या आपको ट्रेडिंग का है। तो आप जो मर्जी फॉर्मेट बना दें, इसमें कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है शहान। मैंने आपको बार बार बताया है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट की हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉइंट कॉस्ट से पूछ सकता हूँ। अच्छा, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं जी उसामा, पूछिए। पीछे अभी हम आप अगर कोई बच्चा कोई और बजटिंग से सवाल नहीं कर रहा तो आप पीछे से प्रोसेस कॉस्टिंग से क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है पूछिए। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं उसामा? आर यू श्योर कि आपने जॉइंट कॉस्ट का चैप्टर क्लास में अटेंड किया हुआ है? जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट बना लेते हैं प्रोसेस अकाउंट में, तो भाई उसके पास कॉस्ट पर यूनिट रह कहाँ पे जाती है? प्रोडक्शन प्रोसेस अकाउंट आपने बनाया, यहाँ पे आपके से इनपुट आ गई आपकी, आउटपुट ए भी है बी भी है। ए के 5,000 यूनिट्स हैं, बी के 4,000 यूनिट्स हैं। कॉस्ट ब्रेकअप भी आ गया, इसकी कॉस्ट 1 लाख है, इसकी कॉस्ट 1,50,000 है। तो कॉस्ट पर यूनिट बनाने में क्या दिक्कत है भाई? कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दो, कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी, इसमें क्या मसला है? क्लोजिंग स्टॉक आपने इसी पे वैल्यू करना है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। थोड़ा सा सोच लिया करें उसामा, ये इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो मैंने आपको समझा दी है? अगर आप प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल आपके सामने होता है, उस वक्त जी आपके जहन में सवाल आया है, तो आपके सामने नजर आ रही है कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ रही है, तो थोड़ा सा मैं जो बार बार कहता हूँ सोचा कीजिए, सोचा कीजिए, खुद टाइम लगाया कीजिए। इट इज वेरी इजी फॉर यू टू पुट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे लिए भी बहुत आसान होता है जवाब देना, कोई मुश्किल नहीं होता। बेटा आपका ट्रिकी वाला पॉइंट टाइप नहीं हो सकता तो उसकी पिक्चर लीजिए, उसको मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए आप, यहाँ पे अगर नहीं पूछ सकता। और माइक तो आपके ऑन है, आप माइक ऑन करके भी सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी माजिद, अब आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चन मेरा जनरल सा क्वेश्चन है सर, ये कि ना बजटिंग में हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं एक डिफाइंड पैटर्न होता था, हम उसके मुताबिक अपनी अंडरस्टैंडिंग को ना कंजेस्टेड कर सकते थे, मतलब कंस्ट्रेंट में ले आते थे। अब बजटिंग में 3-4 हमने इलस्ट्रेशन की हैं, लेकिन हर किसी में एक ना नया ही पैटर्न आ रहा है, मतलब नई अंडरस्टैंडिंग ये ऐसा डेवलप ही हो रही होने है। वाला है, ऐसा ही होने वाला है। बजटिंग में कोई फिक्स पैटर्न नहीं बनने वाला आपका। प्रोसेस कॉस्टिंग में फ्रेमवर्क बना हुआ है कि भाई ये इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल ऐसे बनता है, टी काउंट ऐसे बनता है, ये एंट्री है 4। बजटिंग ऐसा नहीं होने वाला। अभी हम सवालों पे जाएंगे तो आपको, पास्ट पेपर क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको वहां पे सही फ्लेवर पता लगेगा। बट यस, इसीलिए मैं आपको शुरू से बेटा क्या तवज्जो क्या दिला रहा हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ने की, सोचने की आदत डालो। आंसर्स पे जाके फॉर्मेट लेके उनको फॉर्मेट रटने की कोशिश ना कीजिए। हर सवाल को सोचिए, उसके बारे में हाउ टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, हाउ टू मेक एन एफिशिएंट प्रेजेंटेशन, ये आपको सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। बजटिंग यस, आगे आगे बेटा बड़े चैप्टर आने हैं जिनमें ऐसा ही होने वाला है। ये तो पहला चैप्टर आपको शायद लगा ना ऐसा। आगे अपने डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, जिससे एग्जाम में सीबीपी पढ़ना, जिससे एग्जाम में हमें 2 सवाल आते हैं उस एरिया से अभी शायद। ठीक है, तो वो 2 सवाल भी ऐसे ही होने जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं होना। आपको सवाल का डाटा पढ़ के खुद समझना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा भाई डाटा कैसे अरेंज करूं मैं, कोई रट्टा नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिन से आदत डाल रहा हूँ सोचने की। सोचो सोचो सोचो, आंसर से हेल्प ना लो, खुद लाइनें खींचो, खुद फॉर्मेट्स बनाओ, खुद स्टेप्स लिखो। देयर इज अ रीजन जिसकी वजह से मैं आपको इतना पुश करता आ रहा हूँ। थैंक यू सर। ठीक है,
जी तस्मीया, मैं ये पैराग्राफ पढ़ लूं, देन आई रिस्पॉन्ड। जी तस्मिया ने क्वेश्चन 13 का एक पैरा 2 है, उसके बारे में पूछते हैं। बेटा इसमें बड़ा उसने सिंपल वर्ड में मुझे लग रहा है बताया हुआ है कि आप 10% of the units processed are evaporated before the inspection. आपके प्रोसेस में, लेट मी ओपन द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हम बात करते हैं इसमें। प्रोसेस बी में आपके पास प्रोसेस ए से मटेरियल आता है। जब वो इंस्पेक्शन पे पहुंचता है तो इंस्पेक्शन के बाद प्रोसेस बी का मटेरियल COYS में ऐड किया जाता है। तो इसका मतलब जो प्रोसेस ए से ये 6,10,000 मटेरियल आया है, इसी ने इंस्पेक्शन स्टेज तक पहुंचना है और इसी में से वेपोरेशन लॉस होना है। तो वेपोरेशन लॉस 6,10,000 का नॉर्मल 10% होता है, लेकिन उसने कहा कि ये लॉस आपका 10% से 10% of the unit process are evaporated before inspection. However, no evaporation loss takes after that. During the year, evaporation loss in department was 10% higher than estimated. तो आपका नॉर्मल लॉस होता है 6,10,000 का 10%, लेकिन आपका लॉस इससे 10% ज्यादा हो गया। तो यही कैलकुलेशन आपको यहां नजर आ रही है कि 61,000 नॉर्मल लॉस होना था, लेकिन 6,161,000 का 10%, 6,100 ये एक्स्ट्रा हो गया। और ये मटेरियल आपका लॉस की कैलकुलेशन में इसलिए नहीं शामिल होना कि ये मटेरियल तो एड इंस्पेक्शन के बाद होता है। जी आई होप के आपको जो इशू था वो क्लियर हो गया। बेटा जो उसामा जो जहां यूज करते हैं वो आपको सवालों में सिखाया गया है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाके इलस्ट्रेशंस को रिवाइज कीजिए। आप इस तरह जहन में एक क्वेश्चन क्रिएट करके उसको मेरे सामने ना रखा करें। जहन में जब क्वेश्चन आया करें, उन क्वेश्चंस को इलस्ट्रेशन में जाके ढूंढा करें कि इलस्ट्रेशन में हाउ वी हैव ट्रीटेड, और वहां से सीखा करें दिस इज हाउ। अब मैं आपको दोबारा इलस्ट्रेशंस पे लेके जाऊंगा तो उससे बेहतर आप खुद जाया करें बेटा। यही आप लोगों को मैं सिखाना चाह रहा हूं कि खुद थोड़ा सा होमवर्क अपना बढ़ाइए। क्वेश्चन आया है, उस एरिया की बेसिक इलस्ट्रेशन खोलो, ज्वाइंट कॉस्टिंग खोलो, इलस्ट्रेशन देखो उनकी, जाकर वहां पे हमने क्या किया।
इसीलिए आपको कहा जाता है सिलेबस को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार इलस्ट्रेशन देखिए, क्योंकि चीजें आपके जहन से स्किप होनी शुरू हो जाती हैं थोड़ी देर बाद जाके। तो आपको 3-4 दफा सिलेबस को रिवाइज करने का इसीलिए एम्फसिस किया जाता है। और रिवीजन को मैंने कहा हुआ है बुक रीडिंग और इलस्ट्रेशन की रिव्यू, दैट इज योर रिवीजन। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही जी। बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, इस सवाल को कंप्लीट करेंगे और फिर उस पर एग्जामिनर क्वेश्चन पे हम मूव कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।